एंड वेलकम। मेरा नाम है चयन रस्तोगी और अगले आधे घंटे में उन वायरल वीडियोस की बात होगी जिन्होंने अनकट के सोशल मीडिया हैंडल्स यानी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर धमाल मचाया है। तो अगर आप अनकट को अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हो तो जिंदगी में क्या क्या कंटेंट मिस कर रहे हो, सबसे पहले 3 मिनट में उसकी एक झलक। कोविड रिकवरी हो या इम्यूनिटी हो, विटामिन सी की टीआरपी बाकी सारे विटामिन से सबसे ज्यादा होती है। पर क्यों है विटामिन सी इतना जरूरी, देखिए इस वीडियो में। विटामिन सी के अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी पोस्ट कोविड यदि शरीर में किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन है तो उसको कम करने में ये काफी कारगर साबित हो सकता है। ये एंटी वायरल है, एंटी फंगल है, एंटी कैंसरस है और ये एंटी एजिंग है। यही वजह है कि आपके जितने भी एंटी एजिंग सीरम्स, क्रीम्स, लोशंस हैं, इन सब में विटामिन सी काफी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट के तौर पे पेश किया जाता है। लड़कियों को मोबाइल फोन्स नहीं देना, नहीं तो वो लड़कों के साथ भाग जाती हैं। ऐसे महान विचार अगर यूपी वुमेन कमीशन की किसी महिला मेंबर के हो तो क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियां मोबाइल से काम कर बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं। तो मीना मैडम, लड़कों के फोन बंद करवा दो ना, क्योंकि कई बार हमें अपनी सेफ्टी के लिए मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर मोबाइल फोन से इतनी ही समस्या है तो आप लड़कों का बंद करवा दो, प्रॉब्लम इज सॉल्व। क्या आपका बर्थडे है और आप बाहर से केक ऑर्डर नहीं करना चाहते तो ये वीडियो आपके काम का है। माय नेम इज सारा हुसैन जिंगी जेस्ट और आज हम बनाने वाले हैं ओरियो केक, जिसमें सिर्फ मुझे लगेंगे 3 या 4 इंग्रेडिएंट्स। काफी सस्ता, काफी टिकाऊ और काफी ज्यादा बढ़िया होगा ये। हेलो मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं सोयाबीन कबाब्स की रेसिपी, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर किसी नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड ने आपको ये बोला कि तुम तो कबाब्स भी नहीं खा सकते, आप उन्हें ये वीडियो दिखा दीजिए और बोलिए कि कबाब्स पर सबका हक है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी जिसका नाम है सोयाबीन कबाब, जो बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आसानी से बन जाती है। बठिंडा के केंद्रीय विद्यालय 1 में पढ़ाने वाले एक टीचर ने पिछले साल लगे लॉकडाउन के बाद न सिर्फ बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन देना शुरू किया बल्कि स्कूल के बाहर के बच्चों को भी फ्री में कोचिंग देने की शुरुआत की। अनकट पर हमने उनसे बात की। हमने एक छोटी सी ट्रायल क्लास की ऑलमोस्ट ऑल 50 बच्चों के साथ, जो मेरे नॉन ही बच्चे थे, मेरे फ्रेंड सर्कल के बच्चे थे या कोलीग्स के बच्चे थे। और उस क्लास से इतना रिस्पॉन्स मिला, वो क्लास बड़ी ऑर्डिनरी तरीके से हमने की थी विद मोबाइल, बट वो बहुत सक्सेसफुल गई और फिर ये सिलसिला चल निकला। वैक्सीन पॉलिसी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए देखिए अनकट। 21 जून से लागू होने वाली नई वैक्सीन पॉलिसी के मुताबिक राज्यों को उनकी जनसंख्या, कोरोना केस और वैक्सीनेशन के रफ्तार के आधार पर केंद्र वैक्सीन सप्लाई करेगा। इसके साथ ही केंद्र ने राज्यों को चेतावनी भी दी है कि वैक्सीन का वेस्टेज होने पर सप्लाई में कमी की जा सकती है, यानी राज्यों को ज़्यादा वैक्सीन डोज पाने के लिए कम से कम वेस्टेज करते हुए ज़्यादा रफ्तार से वैक्सीनेशन करना होगा। इन सभी वीडियोस के फुल वर्जन देखने के लिए आपको अनकट को फॉलो करना होगा। तो चाहे कोविड के अपडेट्स हो, वैक्सीन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट खबर हो, एंटरटेनमेंट हो या फूड हो, इन सब इंफॉर्मेशन के लिए आपको अब अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा अनकट को फॉलो कर सकते हैं। पर चलिए अब चलते हैं थोड़ी डिटेल्ड खबरों में। क्रिकेट फैंस बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि टीम इंडिया न्यूजीलैंड के साथ 18 जून को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने वाली है। बट टीम का बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये इस वीडियो में देख लेते हैं। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में टीम इंडिया का बॉलिंग अटैक क्या होगा। सिर्फ कुछ महीने पहले तक इंडिया का फास्ट बॉलिंग अटैक बिल्कुल श्योर हुआ करता था। ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी। अगर कोई एक इंजर्ड हुआ तो उसकी जगह उमेश यादव। बट ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने के बाद एक नाम जो इंडिया की फास्ट बॉलिंग लिस्ट में जुड़ गया है वो है मोहम्मद सिराज। अब जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए सभी फर्स्ट चॉइस फास्ट बॉलर्स
फिट हैं, तो इंडियन टीम मैनेजमेंट के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि इंडिया का बॉलिंग अटैक क्या होगा। साउथहैम्पटन में ये मैच खेला जाना है और वहां की पिच फास्ट बॉलर्स के साथ साथ स्पिनर्स को भी हेल्प करती है। ऐसे में रविंद्र जडेजा एज एन ऑलराउंडर नंबर 7 पर इंडिया के लिए श्योर शॉट खेलेंगे। अब इंडिया के सामने पहला क्वेश्चन है कि 4 फास्ट बॉलर या 3 फास्ट बॉलर्स और अश्विन को खिलाएं। न्यूजीलैंड की टीम में लेफ्ट हैंडर्स की भरमार है और अश्विन का रिकॉर्ड लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट बहुत तगड़ा है। सो फुल चांसेस है कि इंडिया अश्विन और 3 फास्ट बॉलर्स के साथ WTC फाइनल में उतरे। तो अब हम आते हैं अपने सबसे बड़े सवाल पर, फास्ट बॉलर्स में से इंडिया को किसे खिलाना चाहिए। जसप्रीत बुमराह इंडिया के नंबर 1 बॉलर हैं। सिर्फ 19 टेस्ट मैच में 83 विकेट्स और इन 19 में सिर्फ 2 मैच बुमराह ने इंडिया में खेले हैं, बाकी सभी मैच फॉरेन कंडीशंस में। तो ये तो अपने आप में ही बताने के लिए बहुत है कि बुमराह इंडिया के फर्स्ट चॉइस फास्ट बॉलर हैं। उनके अलावा मोहम्मद शमी का भी ये मैच खेलना 100% माना जा रहा है। शमी ने अपने करियर के 50 टेस्ट में 180 विकेट लिए हैं और टीम इंडिया में उनसे बेटर पुरानी बॉल को यूज करने वाला कोई नहीं है। 2020 में चोट लगने से पहले शमी ने 2018 और 2019 में 20 मैच में 80 विकेट लेकर तहलका मचाया था और इंग्लैंड की पिचेस पर शमी का 8 मैचेस का एक्सपीरियंस इंडिया के काम आ सकता है। पर एक्सपीरियंस की बात ही तो इंडिया के सामने सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ी हुई है। तीसरे फास्ट बॉलर के लिए इंडिया 101 टेस्ट के एक्सपीरियंस वाले ईशांत शर्मा को चुने या 5 टेस्ट के एक्सपीरियंस वाले मोहम्मद सिराज को। सिराज की बात करें तो वो जब से टीम में आए हैं उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। गाबा में 5 विकेट लेकर इंडिया को अल्टीमेट टेस्ट सीरीज जिताने के अलावा सिराज ने अपने छोटे से करियर में दिखाया है कि वो विकेट टेकिंग बॉलर हैं। पर उनके सामने हैं ईशांत शर्मा और उनका लंबा 101 टेस्ट का एक्सपीरियंस। ईशांत जहां अपनी इम्पेकेबल लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते हैं, तो सिराज के पास अपने एंगल से बैट्समैन को परेशान करने का वरदान है। रिपोर्ट्स आ रही है कि टीम मैनेजमेंट शायद सिराज को ईशांत के ऊपर मौका दे सकता है, पर मेरी रिपोर्ट की मानो तो आपको इन रिपोर्ट्स पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या होना चाहिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया का फास्ट बॉलिंग अटैक, बुमराह और शमी के साथ ईशांत शर्मा या मोहम्मद सिराज। अब बात करेंगे वैक्सीनेशन की, और वैक्सीनेशन से मुझे याद आया कि आपने वैक्सीन लगवा ली है ना। देखिए, वैक्सीन लगवाना बिल्कुल सेफ है और इसके कई फायदे हैं। एक ऐसा ही फायदा बता रही है यज्ञा। Hello, hi. Myself Preeti Jain. My height is 5'5". Okay, 5'2". बैचलर्स मैंने इंग्लिश में की है और मास्टर्स एकता कपूर में। बनाना नहीं आता मुझे दाल या रोटी, पर मुझे सब कुछ पता है बिटवीन क्यूकी और कसौटी। आई एम लुकिंग फॉर अ डिसेंट बॉय, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग इन फ्रंट ऑफ आवर पेरेंट्स। और हाँ, बॉय शुड बी फुल्ली वैक्सीनेटेड, वो भी कोविशील्ड, क्योंकि वो क्या है ना, वरना हम वेकेशन पे नहीं जा पाएंगे। ये कोवैक्सिन वालों को फ्लाइट नहीं लेने दे रहे। इफ इंटरेस्टेड प्लीज कॉन्टैक्ट 9243। आपका नहीं पता, पर मुझे ये मैट्रिमोनियल एड्स यूजफुल से ज्यादा कॉमिक लगती हैं, क्योंकि वो क्या है ना कि डिमांड्स और वांट्स शादी की कम और जॉब पोस्टिंग की ज्यादा होती है। और एडिंग टू दिस मैट्रिमोनियल एड्स की कॉमेडी है एक ऐसी अतरंगी एड जिसमें एक फुल्ली वैक्सीनेटेड ब्राइड ढूंढ रही है अपने लिए एक फुल्ली वैक्सीनेटेड वर। पर उनकी ये डिमांड है कि वैक्सीन हो तो कोविशील्ड हो, वरना आगे बढ़ो। और हाँ, दोनों डोजेस होने चाहिए, क्योंकि खाली पीली में टाइम मत खोटी करो ना यार। I'm not interested यार। और कोविड की ही तरह ये मैट्रिमोनियल एड भी वायरल हो गई। इनफैक्ट MP शशि थरूर ने इसको ट्वीट भी किया, ये सवाल पूछते हुए कि क्या अब ऐसी मैट्रिमोनियल एड्स ही है हमारा न्यू नॉर्मल। वेल, वैक्सीनेटेड होने की डिमांड गोरे होने की डिमांड से, अमीर होने की डिमांड से, या यूएस में वेल सेटल्ड होने की डिमांड से तो ज्यादा नॉर्मल ही है। पर कहानी में ऑफ कोर्स था ट्विस्ट, और ये मैट्रिमोनियल एड असलियत में फेक निकली। क्या ये एड एक्चुअली में थी एक इनोसेंट सी मार्केटिंग गिमिक जो सावियो फिगुएर्दो नाम के गोवा के निवासी ने बनाई थी। वो चाहते थे कि इस एड से एंटी वैक्सर्स शादी करने के चक्कर में ही वैक्सीनेट हो जाएं, क्योंकि जान अपनी जगह और जानू अपनी जगह, और प्यार में इंसान क्या क्या नहीं करता, तो एक इंजेक्शन कौन सी बड़ी बात हो गई। सावियो, आपका ये आइडिया तो बड़ा ही कमाल का था मैन, और इस आइडिया से मुझे ये ख्याल आया कि इस देश में अगर किसी को भी कुछ भी करने के लिए मोटिवेट करना हो तो बस उसे शादी के लड्डू देने की देरी है। जैसे कि लुकिंग फॉर अ बॉय जो जब घर से निकलता हो तो डबल मास्क पहन के निकलता हो और सोशल डिस्टेंसिंग बराबर से मेंटेन करता हो, या लुकिंग फॉर अ बॉय जो NGOs को डोनेट करता हो,
या लुकिंग फॉर अ बॉय जो सोशल मीडिया पर प्रॉब्लमैटिक इश्यूज को सपोर्ट नहीं करता हो, या फिर लुकिंग फॉर अ बॉय जो अपने आप को सिर्फ फेमिनिस्ट बोलता नहीं है पर एक्चुअली में मानता भी है। क्या ऐसा कोई बॉय एग्जिस्ट नहीं करता? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. और अब थोड़ी सी बात आज यानी 13 जून के इतिहास की। आज के इतिहास में बात करेंगे 24 साल पुराने उस हादसे की जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी। ये बात है दिल्ली की, जहां दिल्ली के उपहार सिनेमा में बॉर्डर फिल्म देखते वक्त आग लग गई थी। पूरा किस्सा बता रहे हैं अविनाश राय। आज से ठीक 24 साल पहले की बात है। तारीख 13 जून 1997। उस दिन शुक्रवार था। दिल्ली के ग्रीन पार्क के उपहार सिनेमा हॉल में खूब भीड़ थी। तब मल्टीप्लेक्स का दौर नहीं आया था। भारत पाकिस्तान की लड़ाई पर बनी जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर रिलीज हुई थी। भीड़ इतनी कि टिकट ब्लैक हो रहे थे। शाम 3 बजे से 6 का शो था। थिएटर वालों को लगा कि यही तो मौका है पैसे कमाने का, कमा लेते हैं। उन्होंने कुर्सियों के अलावा खाली बची जगहों पर लकड़ी के बेंच लगा दिए। लोगों ने बेंच पर बैठने के लिए भी पैसे दिए। पूरे भरे हुए थिएटर में तिल रखने की जगह नहीं थी। अचानक से थिएटर में आग लग गई। धुआं भरने लगा, लेकिन दरवाजों पर लकड़ी के बेंच लगे थे जिन्हें हटाना मुश्किल हो रहा था। नतीजा ये हुआ कि 59 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 100 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। उपहार सिनेमा में 13 जून की सुबह करीब 7 बजे ही आग लग गई थी। ट्रांसफार्मर में धमाका भी हुआ था। इसके बाद बिजली विभाग और फायर ब्रिगेड ने मिलकर आग को बुझा लिया था और बिजली को ठीक करके ट्रांसफार्मर को चालू कर दिया था। 11:30 बजते बजते सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन शाम के 5 बजते बजते ट्रांसफार्मर का तेल लीक करने लगा, स्पार्किंग होने लगी और इसी बीच तेल ने आग पकड़ ली। ट्रांसफार्मर जहां रखा था वहां से 1 मीटर की दूरी पर ही कार की पार्किंग थी, जहां कई गाड़ियां खड़ी थी। उनमें भी आग लग गई और फिर एसी की डक्टिंग और दरवाजों से होते हुए ये आग सिनेमा हॉल के ऑडिटोरियम तक पहुंच गई। इस आग के धुएं में जला हुआ तेल था। ट्रांसफार्मर के तेल के जलने से निकली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस थी। साथ ही और दूसरी जहरीली गैसों की वजह से लोगों का दम घुटने लगा, लेकिन तब भी फिल्म चल रही थी। ऑपरेटर ने फिल्म को बंद नहीं किया था, उसने उसे रोका नहीं था। लोगों में भगदड़ मची, लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। कोई नहीं बताने वाला था कि इमरजेंसी गेट कहाँ है, कैसे बिल्डिंग से बाहर आया जा सकता है, क्योंकि स्टाफ आग लगने के बाद भाग गया था। ऑडिटोरियम के गेट खुल नहीं रहे थे क्योंकि बॉर्डर देखने आई भीड़ को बिठाने के लिए वहां पे एक्स्ट्रा बेंच लगा दी गई थी। नतीजा ये हुआ कि 59 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। बैक आफ्टर द ब्रेक और अब वक्त है आज के रिव्यू का। और आज अयाज रिव्यू करने वाले हैं Xiaomi के फोन Mi 11X का। 30,000 रुपए का ये फोन, पर क्या ये फोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये रिव्यू देख लीजिए। आज टेक की डीजी में मैं आपके लिए लेकर आया हूं Xiaomi का Mi 11X। 30,000 रुपए इसका प्राइस है और आज इस रिव्यू में सबसे पहले बात फोन के डिजाइन। देखने में फोन बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। बैक पैनल पर ग्लास यूज किया है और ग्रेडियंट फिनिश थी। और जब भी आप फोन को टिल्ट करेंगे, मूव करेंगे, तो लाइट इफेक्ट्स की वजह से इट चेंजेस कलर, सो अच्छा लगता है। हैंडी फोन है और मुझे एक हाथ से इसे ऑपरेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। डिजाइन वाइज आई वुड से इट्स अ गुड फोन। अब बात करते हैं Mi 11X के डिस्प्ले। 6.67 इंच की AMOLED डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलती है जो काफी ब्राइट है। Xiaomi क्लेम्स की इसकी पीक ब्राइटनेस 1300 निट्स है, बट आई डोंट थिंक सो। ब्राइट है लेकिन इतना ब्राइट नहीं है। नेचुरल कलर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं और कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी अच्छी है। अगर आप फोन पर ज्यादा मूवीज या फिर वीडियोस देखते हैं तो यू विल लाइक। ओवरऑल डिस्प्ले अच्छी है, बट इट्स नॉट द बेस्ट इन दिस सेगमेंट। OnePlus 9R और Vivo V20 की डिस्प्ले पर आपको ज्यादा पंची कलर्स देखने को मिलते हैं। Mi 11X में Xiaomi ने 120 Hz पैनल दिया है, सो ऐप टू ऐप ट्रांजिशन बड़ा स्मूथ और फ्लॉलेस रहता है और फोन
ऑपरेट करते वक्त भी एक बड़ा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। Mi 11X के प्रोसेसर और परफॉर्मेंस को देखें तो इस सेगमेंट में मुझे वन ऑफ द फास्टेस्ट फोन लगा। इनफैक्ट ये सबसे सस्ता फोन है जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 870 मिलता है। मुझे फोन पर एक सीमलेस एक्सपीरियंस मिला और गेमिंग करते वक्त भी कोई लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप्स मैंने नोटिस नहीं किया। हाँ, लॉन्गर गेमिंग सेशंस में फोन थोड़ा वार्म हो जाता है, जो ऑलमोस्ट हर फोन पर एक्सपीरियंस आप करेंगे। फोन की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, पर MIUI का एक्सपीरियंस मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट कर गया। कई बार नोटिफिकेशंस जो है वो मिस हो गए और ब्लॉटवेयर यानी वो यूजलेस एप्स जो प्री इंस्टॉल्ड फोन में आते हैं, आई पर्सनली डोंट लाइक। MIUI को Xiaomi ने फाइन ट्यून बहुत ज्यादा किया है, बट अभी भी ये स्किन इतनी रिफ्रेशिंग नहीं लगती जितना Oxygen OS या फिर One UI लगते हैं। सो Xiaomi हैज टू वर्क हार्ड। अब बात करते हैं Mi 11X के कैमरा। सो यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है। ये सोनी का IMX582 सेंसर है। डे लाइट में फोटोज डिसेंट आते हैं, ऑलमोस्ट सभी इमेजेस में आपको शार्पनेस और अच्छे कलर्स देखने को मिलते हैं। बट इंडोर्स या फिर उन जगह पर जहाँ पर लाइट्स कम है, वहां पर Mi 11X का कैमरा स्ट्रगल करता है एंड इट लैक्स डिटेल्स। मुझे Vivo V21, iQOO Z3 और OnePlus 9R का कैमरा इससे बेहतर लगा। Mi 11X की बैटरी 4520 mAh की है। 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता है और इजीली एक दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप मुझे इस फोन पर मिल गया। सो ओवरऑल इट्स अ डिसेंट फोन। डिस्प्ले अच्छी है, परफॉर्मेंस में वन ऑफ द बेस्ट डिवाइसेस है, पर कैमरा उतना अच्छा नहीं है, अबव एवरेज है और MIUI का एक्सपीरियंस भी नॉट अप टू द मार्क। और जाते जाते बात करेंगे प्राइड मंथ की। जून को वर्ल्ड प्राइड मंथ के रूप में भी दुनिया भर में मनाया जाता है। क्या है ये प्राइड मंथ? ओहिनी बता रही है इस वीडियो में। LGBTQIA ये एक ऐसा अम्ब्रेला टर्म है जिसे हम समझने की कोशिश तो करते हैं, मगर हमें आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से संतुष्ट रहने की आदत हो गई है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं विद व्हाट इज प्राइड मंथ। जून को प्राइड मंथ क्यों कहा जाता है? तो ये उस समय की बात है जब यूएसए के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन हुआ करते थे और उन्होंने ही सन 2000 में एक प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन में जून को प्राइड मंथ मार्क कर दिया। लेकिन जून ही क्यों? ये 1969 न्यूयॉर्क की बात है। 1960s में यूएसए के मैनहट्टन के गे बार्स में काफी रेड्स होते थे। पुलिस रेड पे रेड मारती थी। रेड्स टू थ्रेटन, रेड्स टू बीट अप, रेड्स टू ह्यूमिलिएट एंड रेड्स टू अरेस्ट। ये तो आम बात थी उन दिनों, पर इस पर कोई रेजिस्टेंस कभी भी सामने नहीं आया। बट लेट मी टेल यू 1969 इंपॉर्टेंट क्यों है। 1969 में स्टोनवॉल इन एक बार था न्यूयॉर्क में, जहां पर ऐसे ही पुलिस ने रेड मारी, लेकिन पहली बार रिटेलिएशन हुआ दूसरी तरफ से। एज ओल्ड ह्यूमिलिएशन के खिलाफ एक रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई, जिसने जन्म दिया इस मूवमेंट को जो आज कोमेमोरेट किया जाता है एज प्राइड मंथ। तो ये था आज का अनकट बुलेटिन। न्यूज, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, टेक, ग्राउंड रिपोर्ट्स, डॉक्टर की सलाह, अनकट की हमारी दुकान पर आपको सब कुछ मिलेगा। आप हमें YouTube, Facebook, Instagram पर फॉलो करिए। @ABP अनकट हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। याद रखिए, जिंदगी में पॉजिटिव रहना है पर कोविड नेगेटिव रहना है। ABP न्यूज पर नेक्स्ट संडे रात 10:30 बजे मैं और आप फिर मिलेंगे। सो कीप काम एंड वॉच अनकट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।